एक अजीब सी बात हुई मिलेनियम सेलिब्रेशन से पहले कि एक ग्रुप ने ज़ूरिख में जाकर ओशो की सारी संपदा को, बौद्धिक संपदा को ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के अधीन करवा लिया। और उसके ये 4-5 लोग ही जो विदेश में रहने वाले थे, ज़ूरिख में रहने वाले थे, लेकिन रहते तो पूना में ही थे, पर वहाँ उन्होंने ट्रेडमार्क करवाया ताकि वो पूरी दुनिया पर शासन कर सकें। मालकियत घोषणा कर दी, एकाधिकार घोषित कर दिया। उसके चलते पहले तो बहुत पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब किया, कैसे किया, किसने उनको सहयोग दिया, जो कि मुकेश सारडा ही निकले देने वाले। लेकिन जब मुझे खबर मिली, इनके नोटिस आने शुरू हुए कि आप ओशो को टेलीविज़न पर भारत में नहीं दिखा सकते, आप टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स से जो ओशो के प्रवचन छापते हैं उनमें कॉपीराइट का मेंशन करना होगा। ओशो के रहते हुए ये सब कभी हुआ नहीं था और ये अस्वाभाविक था। टेलीविज़न चैनल के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि हम कोई ना पैसा आपसे ले रहे हैं ना दे रहे हैं, आप ओशो को दिखाएं। और उसके कारण से पूरी दुनिया के लोग हमारे पास आ सकते हैं, आते ही रहे थे। आश्रम फल फूल रहा था उस समय। लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर देम, दे हैव टू पे अस, वी ओन इट। इस तरह की भाषा बोलनी शुरू कर दी, वी आर नॉट देयर सर्वेंट्स। और जब हमने दिल्ली में oshoworld.com भी खोला तो हमें अमेरिका से नोटिस आ गया कि आप ये नाम नहीं रख सकते क्योंकि ये हमारा कॉपीराइट है ओशो वर्ल्ड। तो अमेरिका में हमने उसको चैलेंज किया और कहा कि ओशो तो बुद्ध की तरह हैं, महावीर की तरह हैं, कृष्ण की तरह हैं, उनकी भेंट को हम कैसे कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की जंजीरों में बंधने देंगे? कभी जीसस के साथ ऐसा हुआ है क्या? तो जज को ये बात समझ में आई और हमें oshoworld.com रखने की अनुमति मिल गई। ये हार गए हमसे। आज तक चल रहा है oshoworld.com। उसके माध्यम से हम ओशो के प्रवचनों को दुनिया भर में उपलब्ध कराते रहे हैं। उसका वो कुछ नहीं कर सके आज तक, क्योंकि हार गए थे वो। जज को भी इनकी मूर्खता समझ में आ गई, अमेरिकन जज को। फिर इन्होंने ध्यान विधियों को, नटराज, कुंडलनी, डायनेमिक इत्यादि को ट्रेडमार्क कर दिया। ये इसका मतलब है कि आप इनसे पूछ कर ही ध्यान करवा सकते हैं। नटराज, हमने कहा कि ये हम इसको चुनौती देते हैं, हमने चुनौती दी और वो केस 8-10 साल तक चलता रहा। मेडिटेशन ट्रेडमार्क, और ओशो ने तो मेडिटेशन एज ट्रेडमार्क का मजाक इतना जम के उड़ाया है और उनका कि अगर तुम्हें अपने ट्रेडमार्क करना भी है, कॉपीराइट करना भी है, तो अपने मूर्खता को, अपने स्टूपिडिटी को ट्रेडमार्क कर लो ताकि वो फैले नहीं। और उन्होंने कहा कि महेश योगी ने अपनी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को ट्रेडमार्क किया तो उसका भी उपहास उड़ाया उसने। और इनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि उनका गुरु, उनका मास्टर ये भाषा बोल रहा है और फिर भी ये सब लोगों को अपने मूर्खतापूर्ण आदेश दिए जाते हैं कि आप दिखा नहीं सकते। आप कल्पना करो कि अगर 20 साल तक, आज से 20-25 साल तक ओशो को निरंतर दिखाया गया होता टीवी पर, तो आश्रम में कितने आने वाले आ रहे होते, सारी दुनिया से लोग आ रहे होते। और ये सैटेलाइट टीवी तो देश के बाहर भी जाती है, आप जी टीवी को देश के बाहर देख सकते हैं और चैनल्स को देश के बाहर देख सकते हैं, NDTV को, स्टार टीवी को, जो भी टीवी स्टेशन थे दिखाने में, वो सब उस पर हो सकता था और आश्रम फलता फूलता रहता। लेकिन कहीं इस बात के कारण शक होता है कि इनको, ओशो को किसी षड्यंत्र के अंतर्गत इसको कम करते जाना है या कि जनमानस तक ओशो की बात ना पहुँचे। जब मैं गवाह हूँ इस बात का, जब ये राजेंद्र अनुरागी, कवि नीरज, ये सब ओशो के रहते हुए कवि सम्मेलन में आए थे, इंदिवर आए थे और लोग आए थे, तो ओशो ने कहा कि टेक मी टू द मासेस, मुझे जन जन तक ले जाओ, क्योंकि कवियों के माध्यम से बात पहुंच सकती है, लेखकों के माध्यम से बात पहुंच सकती है। और यूज़ ऑल द टीवी चैनल्स,
और ये काम उन्होंने मुझे ही दिया था कि सारी मीडिया को हर अवसर पर, अगर महावीर जयंती आती है तो महावीर का प्रवचन छपे ओशो का, अगर बुद्ध जयंती आती है तो बुद्ध का छपे, नानक जयंती आती है तो नानक का छपे। इन सब को उन्होंने कंट्रोल कर दिया कि तुम हटो रास्ते से, हम बेचेंगे इसको। तो इसका ये दुरुपयोग करने वाले ये कौन होते हैं देश के बाहर? उनको देश के बाहर ना किसी को नानक से लेना देना होता है इतना, ना बुद्ध से लेना देना। इस देश को, इसके देश के प्राणों में बसते हैं ये सब संत महात्मा ऋषि लोग। तो इस देश को ऐसा उन्होंने वंचित कर दिया उस सब से पिछले 20-30 साल से। फिर भी हम विद्रोह पूर्वक ओशो को जहाँ जहाँ ले जा सकते थे हम जाते रहे, छपवाते रहे, आज भी छपवाते हैं, हमने कोई फिक्र नहीं की है। लेकिन इनकी योजनाएं मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक बड़ी बात तो लगी कि हाँ, ये एक तो उनको पावर चाहिए इसमें, और दूसरा धन चाहिए, मनी एंड पावर, एंड मनी एंड पावर हैज़ करप्टेड देम फुल्ली। उसके चलते ये आज ओशो की अचल संपत्ति को भी बेच रहे हैं, जो कि यहाँ से उठा के नहीं ले जा सकते। बेचेंगे तो कैश आ जाता है हाथ में, पेपर पर कुछ दिखाया जाता है और फिर ऊपर से कितना मिलता है वो सब जानते हैं। तो ये सब, इसको रोकना है हमें कि ये 4 लोग जिन्होंने, उनका कोई योगदान नहीं, उन्होंने कोई सेंटर खोला हो कहीं पर भारत में उनके धन से। ओशो ने के प्रेमी इतने हैं, वो अपने सुविधा के अनुसार हर जगह केंद्र खोलते हैं। विश्व भर में मैंने देखा कि भारतीय लोग खूब केंद्र चला रहे हैं, एटलांटा हो कि न्यू जर्सी हो कि सब जगह पर भारतीय लोग हमें इनवाइट करते हैं ध्यान शिविर लेने के लिए। इनको तो सिर्फ थेरेपी करनी है और थेरेपी से पैसा कमाना है। इनके जो खास लोग हैं वो सिर्फ थेरेपी में उलझे आज तक, और उस थेरेपी में 10-20 लोग आ गए, उनका पैसा बन गया, जीवन चल रहा है। लेकिन ओशो का कार्य विस्तार सिर्फ थेरेपी नहीं है, उनका संन्यास है, उनका ध्यान है, उनकी और जो विज़न है नए मनुष्य का, वो कैसे फैलेगा। तो इस मामले में OIF इन ज़ूरिक हैज़ टोटली फेल्ड। ये सिर्फ सिलेक्ट ग्रुप में स्ट्रीम कर देना चीज़ों को और वहाँ पैसा कमाना, ये ओशो का उद्देश्य नहीं था। ओशो ने तो अपनी साहित्य के बारे में भी कहा कि तुम रॉयल्टी लेने के चक्कर में मत पड़ना, जो रॉयल्टी मिल सकती है उसको विज्ञापन में लगवाओ ताकि लोगों तक बात पहुँचे। थोड़ी सी रॉयल्टी आ गई उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग आएंगे उसको पढ़ के, वो ओशो का उद्देश्य था। इन्होंने सिर्फ पैसे को ही गोल बना लिया, बाकी सब चीज़ों को उन्होंने उपेक्षा कर दी। तो अब हम चाहते हैं कि इनका प्रभुत्व, इनकी निरंकुशता हटे और समझदार लोग, प्रज्ञावान लोग इस कार्य को संभालें, और तब ये काम आगे हो सकता है। बहुत हो गया, बहुत रूखा सूखा हो गया, कितने सालों से आश्रम को उन्होंने रूखा सूखा कर दिया है, क्योंकि उनका आधिपत्य है। वो प्रेम की भाषा ही भूल गए हैं, भाव की भाषा ही भूल गए हैं। कोई न भक्ति है, न उमंग है, न तरंग है, कुछ नहीं, सिर्फ ये खोपड़ी बाजी है और कुछ नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू चैलेंज, कि ये नहीं होना चाहिए। अब एक नया टर्न ले, बहुत हो गया रूखा सूखा जीवन। ओशो के संन्यास जगत का उत्सव नहीं हो रहा है, इसलिए हज़ारों की संख्या में लोग मरून रोब पहन के जाएं, माला पहन कर जाएं और उस स्थान को फिर से पुनर्जीवित करें। नहीं तो भूत महल बना के इन्होंने रख देना है और फिर कहेंगे लोग आते नहीं हैं, हम इसलिए बेच रहे हैं। तो उनकी ऐसी हर मंशा को हमने असफल करना है, ये हमारा उद्देश्य है। हम कोई लड़ने झगड़ने और फालतू क्रांतियाँ करने में नहीं पड़े हैं। हम सब कुछ उत्सवपूर्ण करते हैं, आनंद से करते हैं, उसमें शेयरिंग होती है, उसमें हमारा ये उद्देश्य होता है कि कुछ पॉजिटिव, कुछ विधायक प्रगटे, और उस विधायक को प्रकट करने के लिए हमारा सारा अभियान है।